वेलकम टू अरियंत। आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस पाठ अवकलनीयता का रिवीजन करते हैं। और इस अवकलनीयता के पाठ में सबसे पहले देखते हैं अपन अवकलनीयता होता क्या है। अवकलनीयता, अगर कोई फलन x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कि फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। अब नए शब्द सुनाई दिया आपको, दायां अवकलज और बायां अवकलज। ये क्या है सा? तो यहाँ पर जो बायां अवकलज होता है, बायां अवकलज ये बराबर होता है किसके? देखो बेटा, इसको लिखेंगे अपन बायां अवकलज को एल एफ डैश ए। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे में माइनस एच। ठीक है। ऐसे ही अगर अपन दाएं अवकलज की बात करें कि दायां अवकलज, अब दायां अवकलज क्या होता है बेटा, जरा देखें। तो दायां अवकलज है आर एफ डैश ए, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, और यहाँ पर मान आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच और माइनस एफ ए और बटे में h। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि बायां अवकलज बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि दाएं अवकलज के, तब अपन कहेंगे कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। अब अवकलनीयता की जांच करनी हो, मतलब अपने को कोई फलन दे रखा है और उसमें ये बताना है कि साहब ये अवकलनीय है, तो इसकी क्या विधि रहती है साहब? मान लीजिए आपके पास में कोई फलन दे रखा है y, ये है फंक्शन ऑफ x, और इसकी जांच करनी है आपको किस पे? x बराबर a पर कि ये फलन अवकलनीय है कि नहीं है। तो आप क्या काम करेंगे कि सबसे पहले x बराबर a पर फलन का मान निकालेंगे। ठीक है, वो क्या आएगा बेटा? एफ ए, ये आ गया। फिर x बराबर a प्लस h पर फलन का मान निकालेंगे। अब वो क्या आएगा साहब? फंक्शन ऑफ a प्लस h। यहाँ पर मैं सीमा नहीं निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ? फलन का मान, है ना। फिर मैं x बराबर a माइनस h पर फलन का मान निकालूंगा, तो यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा a माइनस h। जब ये तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे तो मैं क्या काम करूँगा? सबसे पहले बायां अवकलज निकालूंगा। बायां अवकलज, अब बायां अवकलज क्या होगा बेटा? ये होगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटे में h। ये आ गया साहब। अब यहाँ पर इनसे मैंने उठाकर मान यहाँ रख दिए, तो उससे मेरे को क्या प्राप्त होगा? बायां अवकलज। फिर मैं याद करूँगा किसको? दाएं अवकलज को। ये आ गया अपने पास में दायां अवकलज। अब दाएं अवकलज में क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और बटे में, यहाँ माइनस h आएगा बेटा, और यहाँ आ गया अपने पास में h। ये हो गया। अब क्या है कि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों देख लिया अपन ने। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो अपन कह देंगे कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय है, और अगर नहीं आते हैं तो कह देंगे साहब अवकलनीय नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं अपन। ठीक है, ये एक प्रश्न दे रखा है और अपने से कहा जा रहा है कि x बराबर a पर ये बताइए कि ये फलन जो है अवकलनीय है कि नहीं है। अब x बराबर 1 पर दे रखा है, तो सबसे पहले अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर x बराबर 1 पर फलन निकाला साहब। अब x बराबर 1 पर मैं कौन सा फलन इस्तेमाल करूँगा? इसमें देखो आप, अगर x का मान 1 से बड़ा है या बराबर है तो इसका इस्तेमाल, अगर x का मान 1 से छोटा है तो इसका इस्तेमाल। अब x बराबर 1 पर फलन कौन सा आएगा बेटा? देखो आप, ये आएगा एफ एक्स, x की घात 2 प्लस 2। यहाँ पर मैंने x की जगह पर 1 रखा, तो 1 की घात 2 प्लस 2 बराबर आ गया 3।
ठीक है, फिर मैं क्या काम करता हूँ, x बराबर 1 प्लस h पर, इस पर फलन निकालता हूँ। अब यहाँ पर फलन कौन सा इस्तेमाल होगा, देखो आप, 1 प्लस h का मतलब है x का मान 1 से ज़्यादा है, तो इसमें भी यही होगा, x की घात 2 प्लस 2। अब यहाँ पर x की जगह पर मैंने 1 प्लस h लिख दिया और यहाँ आ गया 1 प्लस h इसकी घात 2 और प्लस 2। इसको सरल भी कर लेता हूँ बेटा, तो ये आ गया 1 प्लस 2h प्लस h की घात 2 और प्लस 2। अब यहाँ पर जो है ये 1 और 2 हो गए 3 और यहाँ पर 2h और प्लस 3, ये लिख दिया सर। अब इस h की घात 2, ये क्या है, चूंकि h अत्यंत अल्प है, बहुत छोटा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो वर्ग होगा, ठीक है, वो भी छोटा होगा। अब उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि साहब मेरा मन नहीं है, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता, तो आप इसको लिखा रहने दो साहब, है ना, अभी मैं लिखा रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने पास में आया x बराबर 1 माइनस h पर फलन, x माइनस h पर फलन आएगा तो भैया देखें जरा, यहाँ पर 1 माइनस h में ये वाला फलन काम में लेना पड़ेगा, 2x और प्लस 1। यहाँ पर 1 माइनस h मान रख दो, तो ये आ गया 2 1 माइनस h और प्लस 1। सरल करा तो 2 माइनस 2h और प्लस 1, ये आ गया 3 माइनस 2h। ठीक है बेटा, अब अपने को क्या काम करना है कि भाई x बराबर 1 पर पहले बायां अवकलज निकालना है, फिर दायां अवकलज निकालना है। तो यहाँ पर आए अपन x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकालने पहुंचे साहब, बायां अवकलज, ठीक है, ये होगा अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h माइनस f1 और बटे में माइनस h। यहाँ पर इनसे मान रखे साहब, तो ये आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h की जगह रखा 3 माइनस 2h और f1 की जगह रखा 3, तो ये आ गया माइनस 3 और बटे में माइनस h। यहाँ पर देखो आप 3 से ये 3 गया, h से ये h गया माइनस, तो यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस के 2, लिमिट हटाई तो इसका मान आ गया माइनस 2। ये अपने पास में बायां अवकलज आ गया। अब दायां अवकलज की बात करें, x बराबर 1 पर दायां अवकलज, ठीक है। अब दायां अवकलज क्या होगा देखें, ये है अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश 1, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h माइनस f1 और बटे में h। अब इसका मान रखें साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 प्लस h का मान क्या है बेटा, 2h प्लस 3 प्लस h की घात 2 और माइनस के 3, ठीक है, और बटे में h। अब ये 3 से ये 3 कट गया, h कॉमन ले लिया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया तो 2 प्लस h और बटे में h, ये h से h कट गया, लिमिट हटाई तो 2 प्लस 0 बराबर 2, ये आया साहब। यहाँ देखा अपन ने कि साहब ये माइनस 2 और ये प्लस के 2 दोनों बराबर नहीं है, यानी कि दायां अवकलज बराबर नहीं है बायां अवकलज के। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 1 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब कुछ महत्वपूर्ण फलन जो अवकलनीय होते हैं, कैसे कि 2 या 2 से अधिक अवकलनीय फलनों का योग हो, अंतर हो, गुणा हो या भाग हो, अवकलनीय होता है।
दो फलन अगर मान लीजिए अवकलनीय हैं तो उनका योग करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग दें तो जो फलन प्राप्त होगा वो अवकलनीय होगा। फिर दूसरी बात, त्रिकोणमितीय तथा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अपने अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। जो आपने प्रांत फिक्स कर रखा है ना उनका, उसमें वो अवकलनीय होते हैं। फिर तीसरा, अचर फलन, कांस्टेंट, ये फलन प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए कैसे होते हैं? अवकलनीय होते हैं। बहुपदीय फलन, जिसमें पद बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पदों की संख्या ज़्यादा होने पर ऐसे फलन, बहुपदीय फलन जो होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के लिए कैसे होते हैं? अवकलनीय होते हैं। फिर चरघातांकी, चरघातांकी जैसे ए की घात एक्स, ई की घात एक्स, ये जो फलन हैं ये वास्तविक संख्याओं के लिए कैसे होते हैं? अवकलनीय होते हैं। लघुगणकीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होते हैं। लघुगणकीय फलन मतलब log x बेस e वाले फलन। अवकलनीय फलन का संयोजन भी अवकलनीय होता है। संयोजन मतलब जैसे fog x और gof x वाली बात आती है, वो भी कैसा होता है? अवकलनीय होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ। ये बड़ा मजेदार है सब। अवकलनीयता का ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह है कि आपने कोई कर्व खींचा, मतलब जो फलन है उससे आपने एक वक्र खींचा। अगर उस वक्र के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में वो फलन उस बिंदु पर जहाँ पर होकर स्पर्श रेखा खींची गई है या स्पर्श बिंदु पर फलन अवकलनीय होगा। केवल एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जाए। अगर मान लीजिए उस पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ऐसी स्थिति में वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अवकलनीयता का ज्यामितीय रूप समझने के लिए अपन देखो ऐसा करते हैं कि एक फलन लिया मैंने y बराबर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पर ये बनाया x अक्ष और ये है अपने पास में y अक्ष। ठीक, अब कोई भी फलन है जिसका अपन थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसका जो वक्र है इसका ग्राफ ऐसे बना और अपन ने यहाँ पर कहा कि साहब आपको x बराबर a पर, x बराबर a पर ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इस बिंदु के निर्देशांक लिखूं तो क्या निर्देशांक आएंगे बेटा? इसके निर्देशांक आएंगे x बराबर a पर a कॉमा और फंक्शन ऑफ a, ये आ गया सर। अब यहाँ पर मैंने x बराबर a प्लस h की बात करी, ठीक है, x बराबर a प्लस h की बात करी, तो यहाँ पर अगर इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा? इसके निर्देशांक आएंगे a प्लस h और कॉमा f a प्लस h, ठीक है, यह आ गया सर। फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है अपने पास में x बराबर a माइनस h पर। अगर इस बिंदु की बात करें अपन तो यहाँ पर निर्देशांक आएंगे a माइनस h कॉमा f a माइनस h, यह आ गया। अब क्या हुआ अपने पास में, अगर मैं इस पर एक रेखा खींचूं ऐसे करके इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई, ये वाली, ठीक है, चित्र पर मत जाना, आप भावनाओं को समझना, इसको मिलाते हुए फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, तो यहाँ पर देखा अपन ने कि ये अपने पास में एक छेदन रेखा मिल रही है। अब अपन क्या काम करते हैं कि इस पहली रेखा और ये है दूसरी रेखा, इन दोनों रेखाओं की प्रवणता निकालते हैं। और 11वीं कक्षा में आपने प्रवणता का सूत्र पढ़ा है ना, ये पहले मैं निकालता हूँ यहाँ पर कि क्या है अपने पास में, देखना a कॉमा f a, और साहब ये पहला बिंदु के निर्देशांक, दूसरे के हैं a प्लस h और f a प्लस h, यह आ गया। अगर यहाँ पर इस रेखा की मैं प्रवणता निकालने गया तो आपको याद है ना प्रवणता यानी कि m, ये क्या होता था अपने पास में, रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इस रेखा की प्रवणता आएगी y2 माइनस f a प्लस h और माइनस f a और बटे में a प्लस h माइनस a,
अगर इसको काट दें और ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये प्रवणता है आर एफ डैश ए, पहली चीज। फिर अगर अपन दूसरी रेखा की प्रवणता की बात करें, इस वाली रेखा की, तो यहां पर क्या आएगा अपने पास में एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए और बटे में ए माइनस एच माइनस ए, ये कट गया। तो ये क्या है अपने पास में एल एफ डैश ए, ये हो गया। अगर मान लीजिए अपन ये कह रहे हैं कि साहब ये दोनों, ये रेखा एक की प्रवणता है, ये रेखा दो की प्रवणता है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं, अभी तो ये क्या है, छेदन रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन अगर ये दोनों बराबर हो जाती हैं, बराबर होने का मतलब कि दोनों रेखाएं संपाती हो जाती हैं, दोनों रेखाएं संपाती होने का मतलब कि दोनों की प्रवणताएं बराबर हो जाती हैं, दोनों की प्रवणताएं बराबर होने का मतलब कि दायां अवकलज और बायां अवकलज बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये रेखा ऐसे हो जाएगी भैया सीधी। अगर वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय होता है। ठीक है, तो ज्यामितीय रूप समझने के लिए अपने को ये बात याद रखनी है कि साहब अगर फलन का आप ग्राफ बनाओ, यानी कि वक्र की फोटो बनाओ और उस पर एक स्पर्श बिंदु x बराबर a पर एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वो फलन क्या होगा, अवकलनीय होगा। और एक से ज़्यादा स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो वो फलन x बराबर a पर अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संततता और अवकलनीयता के बीच में संबंध। तो संततता और अवकलनीयता के बीच में संबंध यह है कि जो फलन संतत होगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो। अगर कोई फलन संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो फलन अवकलनीय हो, लेकिन अगर फलन अवकलनीय है तो वो जरूर संतत होगा। ये इसका सबसे बड़ा संबंध है। क्या बोला मैंने कि अगर फलन संतत है तो जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय होगा, लेकिन अगर अवकलनीय है तो जरूरी है कि वो संतत होगा। ठीक है बेटा। अब साहब अवकलज या अवकल गुणांक, अवकलज या अवकल गुणांक का मतलब यह है कि जब अपन ये देखते हैं कि f एक वास्तविक मानीय फलन है, मतलब एक फलन ऐसा है जिसमें x का कोई भी मान रखते हैं तो अपने को एक वास्तविक मान प्राप्त होता है और उसमें दायां अवकलज का अस्तित्व है, बाएं अवकलज का भी अस्तित्व है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे कि इस दाएं अवकलज को कहेंगे f डैश x, यानी कि एक अवकलन। इसको सरल करने पर जो मान आता है उसको कहते हैं अपन अवकलज। ठीक है, और इस क्रिया को कहते हैं अवकलन, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं f डैश x को d बाई dx और ये फलन x। तो dy बटे dx का मतलब है कि y का x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने के लिए आप अवकलन के कुछ मानक सूत्रों को याद करते हैं। मानक सूत्र क्या हैं? जैसे सबसे पहला मानक सूत्र है d dx कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अगर कोई अचर राशि है और उसका अवकलन किया जाए तो उसका अवकलन क्या होता है? 0। अब बालक के अचर राशि कौन सी है साहब? तो अचर राशि है जैसे 5, 7, 9 है ना, साइन पाई बटे 4, लॉग a, ठीक है, साइन k, ये सब अचर राशियां हैं। ऐसा करें कि x के सापेक्ष अगर आप अवकलन कर रहे हैं और फलन में x ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे? अपन अचर कहेंगे और उसका अवकलन क्या आएगा? 0। फिर साहब बात करिए अपन ने d dx x की घात n की। अब ये आएगा n x की घात n माइनस 1। मतलब यह है कि अगर x की घात अचर है उसका अपन अवकलन करते हैं तो घात को आगे डाल दो और ऊपर x में एक घात कम कर दो। ठीक है, d dx ये मानक सूत्र है बेटा।
यहाँ पर बात करी अपन ने अंडर रूट एक्स की। अब अंडर रूट एक्स का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स, ये आ गया इसका अवकलन। अब बालक के ये कैसे आया सर, तो यहाँ पर देखिए अपन कह रहे हैं कि साहब डी डी एक्स एक्स की पावर 1/2, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर 1/2 है तो यहाँ एन का काम कौन कर रहा है, 1/2। अब यहाँ पर आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, ये आ गया अपने पास में 1/2 एक्स की पावर -1/2, और सरल करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, ये हो गया। ऐसी प्रकार अगर डी डी एक्स और अपन ने बात करी 1/x की, तो ये होता है -1/x²। ये कैसे आया साहब कि डी डी एक्स, अगर 1/x की बात करें तो ये हो गया x की पावर -1। अब इसको अगर आप सरल करें तो -1 x की पावर -1, तो ये आ गया -1/x की पावर 2। तो ये डायरेक्ट सूत्र हुए अपने पास में x की पावर n का, तो याद है अपने को क्या होगा, n x की पावर n-1, लेकिन अंडर रूट x का होगा 1/2 रूट x और 1/x का होगा -1/x²। फिर बात करिए अपन ने कि अगर मान लीजिए अपने पास में केवल x आ जाए, ये x, अब इसका अवकलन निकालना है तो इसका अवकलन होता है 1। कैसे होता है, यहाँ पर देखा अपन ने कि x की घात जो है वो है 1। अब इसको 1 को आगे लाया, x की घात 1 - 1 यानी कि x की घात 0, इसका मान आ गया 1। तो ये आ गया अपने पास में कि x का अवकलन क्या होगा, 1। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास में आए साहब कि डी डी एक्स और साहब e की घात x का अवकलन होता है e की घात x। फिर आए साहब डी डी एक्स a की घात x का अवकलन होता है a की घात x और log a बेस e, ये आ गया। फिर बात करिए अपन ने डी डी एक्स और log x की, log x बेस e, इसका अवकलन होता है 1/x। ये याद रहे कि ये 1/x इसका अवकलन तब होगा जब यहाँ पर आधार जो है वो क्या है, e है। अगर मान लीजिए आधार e नहीं है तो पहले आप आधार को e में बदलो, फिर उसका अवकलन करो। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आधार परिवर्तन सूत्र, ठीक है। आधार परिवर्तन सूत्र क्या है साहब कि यहाँ पर लिखा हुआ है log x बेस a। अब इसमें आप इसका अवकलन 1/x नहीं कर सकते, पहले आपको आधार को e करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या भैया, जो करना है कर दो, ये कर दिया, फिर उसकी सजा भुगतो, ये आ गया साहब, ये आधार परिवर्तन हो गया। फिर बात करिए अपन ने कि साहब डी डी एक्स और साइन एक्स की, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। फिर डी डी एक्स और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। फिर डी डी एक्स और टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर डी डी एक्स और कॉट एक्स, इसका अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी डी एक्स और भैया सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स और टेन एक्स। फिर बात करिए अपन ने डी डी एक्स और कोसेक एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि जो त्रिकोणमितीय फलन C से स्टार्ट होते हैं उनके अवकलन क्या आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। देखो आप, ठीक है बेटा, ये मानक सूत्र हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अवकलजों का बीजगणित, मतलब अवकलजों के अंदर जो नियम आएंगे, ठीक है, उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला होता है योग तथा अंतर नियम। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी फलन का अवकलन कर रहे हैं जो ऐसे जुड़ा हुआ है f1x और प्लस माइनस f2x, ये है, तो ऐसी स्थिति में इसका तात्पर्य ये होता है कि साहब आप दोनों का अलग अलग अवकलन करें, ऐसे करके, ये आ गया।
ठीक है बेटा, ये अपने पास में पहला नियम, इसको कहते हैं अपन योग तथा अंतर नियम। मतलब ये कि अगर कहीं लिखा हुआ है डी डी एक्स और यहाँ पर है log x बेसी और प्लस 5 की घात x, ये है, तो आपको क्या काम करना है कि दोनों का अलग अलग अवकलन करना है, ऐसे करके log x बेसी और डी डी एक्स और 5 की घात x। अब log x का अवकलन तो हो गया 1/x और यहाँ आ गया 5 की घात x log 5 बेसी। ऐसे ही माइनस के लिए अगर कहीं लिखा हुआ है डी डी एक्स और यहाँ पर है साइन x और माइनस x की घात 5, तो इसका मतलब ये है कि साहब डी डी एक्स और साइन x और माइनस डी डी एक्स और x की घात 5। अब साइन x का अवकलन तो हो गया cos x और x की घात 5 का क्या हो जाएगा 5x की घात 4। ये हो गया साहब, वेरी आसान। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम में दे रखा है गुणन नियम। गुणन नियम का मतलब यह है कि अगर दो फलन एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अपने पास में दो फलन है, एक का नाम है u, एक का नाम है v, ठीक है। अब इसका अपने को अवकलन करना है तो इसका तरीका होता है कि साहब पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का अवकलन, ठीक है। इसको मैं अपने मन में कह देता हूँ छोड़ो पकड़ो नियम। छोड़ो पकड़ो नियम में क्या है कि दो फलन है तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। कैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में उदाहरण में दिया कि डी डी एक्स और साहब ये है x की घात 3 गुणा साइन x। अब ये है पहला और ये है दूसरा, है ना, ये u और ये v। तो भैया पहले को छोड़ा और अवकलन करा किसका दूसरे का, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा और अवकलन करा किसका पहले का, ये आ गया। अब दूसरे का अवकलन देखो आप x की घात 3 तो ऐसे साइन x का अवकलन cos x प्लस साइन x और x की घात 3 का अवकलन 3x की घात 2। अब चाहो तो यहाँ से x की घात 2 कॉमन ले लो और ये बता दो कि साहब x cos x प्लस 3 साइन x, ये आ गया सब। अब यहाँ पर अपने को केवल इतना याद रखना है कि पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, इसको कहते हैं गुणन नियम। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भागफल नियम की। भागफल नियम का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई फलन इस प्रकार से है डी डी एक्स और यहाँ पर लिखा अंश और बटे हर के रूप में है, तो अपन क्या काम करेंगे कि इसको पहले लक्षण से लिखेंगे। कैसे, हर का स्क्वायर और हर को छोड़ा, फिर अवकलन करा किसका अंश का और माइनस अंश को छोड़ा और फिर अवकलन करा किसका बेटा हर का। और यहाँ लिख दिया मैंने कि भैया इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है हर हर महादेव। अब कैसे भैया हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे कि हर पे ही ताकत लगानी, हर का स्क्वायर हर को छोड़ना है, हर का स्क्वायर हर को छोड़ना है, फिर अंश माइनस अंश हर का अवकलन। एक उदाहरण से समझ, उदाहरण से मतलब इस सूत्र को मैं बताता हूँ कि भैया बिल्कुल सत्य है ये। देखो आप साइन एक्स बटा कॉस एक्स है। अब यहाँ पर साइन एक्स अंश है और कॉस एक्स हर है। अपने को याद है कि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखें इस सूत्र से आएगा क्या बेटा, तो यहाँ पर देखिए आप हर का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हर को छोड़ा और अवकलन करा अंश का, अंश कौन है साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स को छोड़ा और अवकलन करा किसका हर का। ठीक है, ये आ गया भैया। अब यहाँ पर देखिए cos x और sin x का अवकलन cos x माइनस साइन x और cos x का अवकलन माइनस साइन x। अब बटे में है अपने पास में cos स्क्वायर x, ये आ गया अपने पास में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब अरे ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसका क्या मान होता है बेटा, इसका मान होता है 1, तो 1 बटा cos स्क्वायर x बराबर आ गया
sec स्क्वायर x। मतलब ये सूत्र बिल्कुल सही है, हर हर महादेव सूत्र बिल्कुल सही है। एक उदाहरण भी लेके देख लेते हैं आप इसका। sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1 दे रखा है, इसका अपने को हर हर महादेव विधि से हल करना है, यानी कि भागफल विधि से इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करें कि यहाँ पर d dx और ये दे रखा है sec x माइनस 1 बटे sec x और प्लस 1। अब मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा साइन कॉस सरल होते हैं, टेन कॉट कोसेक कठिन होते हैं, तो मैंने इसको कॉस में चेंज कर दिया। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैंने क्या काम करा, हर हर महादेव लगाया। तो हर हर महादेव में पहले हर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस एक्स यानी कि हर को छोड़ा और अवकलन करा किसका, अंश का 1 माइनस कॉस एक्स। फिर मैंने अंश को छोड़ा और अवकलन करा किसका बेटा, हर का। ये देखो आप d dx और 1 प्लस कॉस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो आप कि 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो ऐसा कैसा है ना, और 1 का अवकलन आ गया 0 और यहाँ आ गया प्लस साइन एक्स। ठीक, फिर माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया। और बटे में ये है 1 प्लस कॉस एक्स इसके होल घात 2। सरल करें सब, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपने को, साइन एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स है ना। फिर यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और बटे में ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स इसके होल घात में 2। ये दोनों कट गए और ये क्या आ गया अपने पास में, 2 साइन एक्स और बटे में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया सब आंसर। तो ये था अपने भागफल मेथड, यानी कि भागफल विधि से अवकलज ज्ञात करना। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन संयुक्त फलनों के अवकलज के बारे में। अब संयुक्त फलन के अवकलज का मतलब यह है कि एक फलन के अंदर दूसरा फलन घुसा हुआ हो तो उसका अपन कैसे अवकलज करेंगे, उसके लिए इन्होंने बना रखा है श्रृंखला नियम, यानी कि चेन रूल। अब इस तरीके से समझने के बजाय अपन ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में कोई फलन है e की घात और यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, ये आ गया साहब e की घात साइन एक्स। अब यहाँ पर मानक सूत्र तो है e की घात एक्स, लेकिन यह है e की घात साइन एक्स, मतलब फलन के अंदर फलन है। तो अपन क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इस फलन को मानेंगे अपने मन में x, ये मान लिया आपने मन में x और इसका अवकलन करा तो ये आ गया e की घात x। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। तो यहाँ पर जो माना था आपने, किसको माना था बेटा, साइन एक्स को, उसका अवकलन जरूर करते हैं। अब इस x की जगह तो लिख दिया अपन ने साइन एक्स और साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स, ये आ गया। यह बात समझ में। अगर मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ है d dx और यहाँ है साइन एक्स की घात 3, अब होना चाहिए था साइन एक्स, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है साइन एक्स की घात 3। तो भैया मानक सूत्र में ये टांग अड़ा रहा है, तो अपन ने क्या काम करा, इसको मन में मान लिया x। अब साइन एक्स का अवकलन हो गया कॉस एक्स, ये। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं। तो यहाँ पर कॉस एक्स की जगह लिखा x की घात 3 और x की घात 3 का अवकलन आ गया 3x की घात 2। ये होता है अपने पास में श्रृंखला नियम, यानी कि चेन रूल। फलन के अंदर अगर फलन घुसा होता है तो इसका अपन इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर श्रृंखला नियम का विस्तार, मतलब फलन के अंदर फलन, फिर एक और फलन। तो
तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे साहब? तो उसके लिए क्या है, आप उसका अवकलन तब तक करते रहेंगे जब तक के मानक सूत्र ना आ जाए। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर देखा कि साहब डी डी एक्स और यह है e की घात साइन और x की घात 3, ये आ गया सर। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा कि e की घात x है तो इसको मानूंगा, तो इसको मैंने मान लिया x, तो इसका अवकलन हो गया e की घात x, और फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये आ गया देखो आप साइन x की घात 3। अब यहाँ तो लिख दिया अपन ने e की घात साइन x की घात 3, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, मतलब मानक सूत्र नहीं है, यहाँ फिर मेरे को इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका अवकलन हो जाएगा cos x की घात 3, लेकिन जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल जलूल करते हैं, ये आ गया था। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में e की घात साइन x की घात 3 cos x की घात 3 और x की घात 3 का 3 x की घात 2, ये है साहब। तो ये है श्रृंखला नियम का विस्तार, मतलब आप इसका अवकलन तब तक करते जाइए जब तक कि मानक सूत्र ना आ जाए। मानक सूत्र कौन से? जो अपन ने पहले पढ़े थे। अब एक उदाहरण भी देख लेते हैं साहब। x के सापेक्ष इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, यानी कि अपने को dy बटे dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दे रखा है, अपने को दिया है, क्या दिया है बेटा? दिया है कि y बराबर log और साहब log x। अच्छा ये याद रहे कि अगर प्रश्न में यहाँ आधार नहीं लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर ई मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मास्टर लगाना भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी कट गई जिंदगी, अब आपकी कटनी बाकी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ई लगा लेना है। अगर आधार परिवर्तित होगा तो वहाँ पर आधार जरूर लिखा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा गया है तो ये मान लीजिए अपने दिमाग में कि यहाँ पर आधार ई है, ठीक है बेटा। अब इसका अवकलन करने गए तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन करने पर क्या होगा बेटा? इसका अवकलन आ जाएगा dy बटे dx। अब यहाँ पर क्या करा कि ये स्टैंडर्ड सूत्र नहीं है, तो मैंने इस पूरे को अपने मन में मान लिया x, और इसका अवकलन हो गया 1 बटा log x bc। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर करते हैं। तो ये आप देखिए, ये आ गया अपने पास में dy बटे dx, और ये हो गया 1 बटा log x bc, और इसका हो गया 1 बटा x, तो ये आ गया 1 बटे x log x bc, ठीक है बेटा। ये हुआ साहब अपने पास में अवकलनीयता, ठीक।